एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एक लाइन देखने को मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अगर किसी चीज का आप अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है, लेकिन अगर आप उसी सामान को कचरा समझकर फेंक दो तो उसमें क्या आता होगा। उसके बाद हम लोग एक शहर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। यहाँ पर सभी लोगों ने साफ और सफेद कपड़े पहने होते हैं। देखकर ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ गंदगी का नामो निशान ना हो। इसी शहर के घर में हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका की डॉल थोड़ा सा फट चुका होता है। अगर वो चाहे तो इसे सील कर ठीक किया जा सकता है, मगर ये लोग काफी अमीर हैं तो ये लोग नई डॉल खरीद लेंगे और उस डॉल को कचरे में फेंक दिया जाता है। और इसी के बाद हमें फिर से एक लाइन देखने को मिलती है कि इंसान किसी भी चीज को बड़ी आसानी से कचरा बना देते हैं जैसे ही वो बिल्कुल बेकार हो और अब वो उनके किसी काम नहीं आएगी। वो लोग ऐसा दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। खैर, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कचरा होता है वो टनल के रास्ते होते हुए एक ट्रक में इकट्ठा हो रहा होता है और वो ट्रक इसे वेयर हाउस में ले जाकर पटक देते हैं। इसी बीच हम लोग एक मास्क वाले लड़के को भी देखते हैं जिसका की नाम रूटो है और यही लड़का इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। वो वेयर हाउस के अंदर जाके कचरे में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। वो गार्ड समझ जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो कि उनके सुंदर शहर को गंदा करने में लगा हुआ है। वो अलार्म बजा देता है और खुद को सरेंडर करने को कहता है, मगर रूडो उन पर कचरा फेंक कर वहां से भागने लगता है। वो लोग उस पर गोली भी चलाते हैं, लेकिन रूडो उनसे बच जाता है। रूडो यहाँ पर काफी तेज था, लेकिन फिर भी एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है, लेकिन फिर भी रूडो यहाँ से बचकर भाग निकलता है। बाहर आकर रूडो कहता है कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा कमीनो, और हम देखते हैं कि रूडो वहाँ उस फटी हुई डॉल को लेने गया था। खैर, हम लोग देखते हैं कि ये टाउन बहुत ही सुंदर था और कुछ लड़कियां बात कर रही होती है। तुमने सुना क्या? वो कचरा चोर कल फिर से आया था। कचरे की चोरी कौन करता है? वो जरूर ट्राइफॉक में से कोई होगा। इन दोनों की बातें एक आदमी सुन रहा था जिसके कपड़े थोड़े से मैले थे, क्योंकि ये आदमी भी एक ट्राइब फॉक है और ये लोग ट्राइब फॉक वालों को बहुत ही नीची नजरों से देखते हैं। वो लड़कियां कहती है, देखो तो ये कितना गंदा लग रहा है, ये लोग हमारी जमीन पर आते ही क्यों हैं। खैर, उसके बाद वो आदमी जिसका की नाम रैक्टो है वो वहाँ का दरवाजा खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं यहाँ एक बड़ी दीवार बनी हुई थी और दीवार के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सब कुछ आलीशान और सुंदर था तो दूसरी तरफ सब कुछ गंदा और पुराना। बेसिकली एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग, और इन गरीबों को ही ट्राइब फॉक कहा जाता है। इधर इस साइड वाले लोग भी कचरा चोर की ही बातें कर रहे थे कि उसकी वजह से हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। खैर, हम रूडो को देखते हैं जो कि उस डॉल को ठीक करने में लगा हुआ था, लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका की नाम चीवा है और चीवा रूडो को डांटने लगते हैं कि फिर वो कचरा उठा लाया। शहर के लोग अपने कचरे को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, तो उसे ये कचरा चोरी बंद कर देना चाहिए। जिस पर रूडो कहता है कि अमीर लोग ऐसी चीजें भी फेंक देते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होती है और ऐसी ही चीजों के लिए रूडो को बुरा लगता है। साथ ही वो उन चीजों को ठीक करके बेच देता है और उससे थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है जिससे कि उसका खर्चा पानी निकल सके। तभी यहाँ पर तीन लड़के आ जाते हैं जो कि रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसमें से कितनी गंदी बदबू आती है। चीवा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए जो कि हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहने रखता है। कहीं इसने तुम्हें टच कर दिया तो तुम बीमार पड़ जाओगी। चीवा कहती है कि उसे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सभी झोपड़पट्टी में रहते हैं तो वो सभी एक समान है। असल में ये जो झोपड़पट्टी वाला एरिया है वो क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और ये जो बच्चे हैं वो किसी न किसी क्रिमिनल के वंशज हैं, यानी कि अपने बाप दादा के कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है। ये लोग अपनी इमेज सुधारने के लिए काफी मेहनत करते हैं, लेकिन रूडो के बाप ने पूरी मेहनत बर्बाद कर दी थी क्योंकि उसके बाप ने काफी सारे लोगों का मर्डर कर दिया था और इसीलिए वो लोग रूडो को अपने से नीचे मानते हैं। ये सब सुनकर रूडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें देखकर वो जो तीन बंदे होते हैं वो डर कर वहां से जाने लग जाते हैं। मगर जाते जाते वो लोग कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी किसी दिन अपने बाप की तरह कातिल बनेगा। चीवा रूडो से कहती है कि तुम बिल्कुल भी अपने बाप जैसे नहीं हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम एक अच्छे इंसान हो और कभी किसी को नहीं मारोगे। और ये सब बातें सुनकर रूडो शर्माने लगता है। साफ पता चल रहा है कि वो चीवा को पसंद करता है। तभी चीवा की नजर उस डॉल पर जाती है जिससे कि रूडो ने ठीक कर दिया था और वो डॉल उसे बहुत अच्छी लगती है। असल में यह डॉल रूडो बेचने के लिए नहीं लाया था, बल्कि वो चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था। मगर इसके पहले कि वो चीवा को डॉल दे पाता, उसकी मम्मी आ जाती है और चीवा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है जहाँ पर रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है। अच्छा, तो तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे? असल में उसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी
और वो रूडो से कहता है कि उसे सीधे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, पर पहले ये बताओ कि कल तुमने रात को क्या गुल खिलाए हैं। हम इतने गरीब नहीं है कि तुम कचरा चोर बनते फिरो। पैसे कमाने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और अपनी लाइफ को रिस्क में डालना बंद करो। भाई रेक्टो ने रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है। हालांकि वो उसका सगा बाप नहीं है, लेकिन फादर जैसा ही है। और रूडो उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता है और उसका बोझ हल्का करने के लिए ही वो ये चोरियां कर रहा था। रेक्टो यहाँ पर नोटिस करता है कि रूडो के हाथ में चोट आई है। रूडो को अपने ग्लव्स उतारने को बोलता है ताकि वो उसके हाथ में पट्टी बांध सके। वो उसे अगली बार चोरी करने से मना भी करता है क्योंकि ऐसा करने से उसको गंभीर चोट लग सकती है। हम लोग देखते हैं कि रूडो के हाथ काफी ज्यादा अजीब से दिख रहे थे और इसके लिए वो अपने बाप को जिम्मेदार मानता है और इन हाथों को छुपाने के लिए वो हमेशा ग्लव्स पहन कर रखता है। रेक्टो बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब है कि मौत की सजा, और यहाँ मौत की सजा देने के लिए अपराधी को पिट में फेंक दिया जाता है। सदियों से यही परंपरा है और रूडो के फादर को भी पिट में फेंक दिया गया था, तो रूडो को खुद का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। रूडो याद करता है कि जब से उसने अपना होश संभाला है तब से उसका हाथ काला ही है। वो बताता है कि कभी कभी उनमें काफी ज्यादा दर्द भी होता है और जो लोग होते हैं वो उसे अलग अलग नजरों से घूरते हैं। और तब रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिए थे जिसे पहनने के बाद उसका दर्द भी काफी कम हो गया और वो रेक्टो का एहसान कभी भी नहीं चुका पाएगा। अब रेक्टो फिर से रूडो की टांग खींचने लगता है कि उसे जल्दी ही चीवा से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। वो दोनों इसी बात पर बहस करने लग जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक अनजान शख्स खड़ा था। अगली सुबह रेक्टो रूडो से कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो वरना अच्छे नहीं दिखोगे। उसके बाद रूडो उस डॉल को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है और चीवा को ढूंढने लगता है और उसे पिट भी दिखाई देता है। दोस्तों, पिट एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जिसमें यहाँ के लोग अपना सारा कचरा डालते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे भी यहाँ फेंक दिया जाता है। पिट इतनी गहरी और अंधेरी है कि किसी को भी नहीं पता कि इसका अंत कहाँ है। इन्हें इसमें अंधेरे की सिवाय और कुछ भी नहीं दिखाई देता और इसमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता है कोई नहीं जानता। और आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जा रहा होता है। तभी चीवा वहां आ जाती है और पूछती है कि वो यहाँ नजारा देखने आया है क्या। चीवा बोलती है कि उनके एरिया को जानबूझकर पिट के पास बनाया गया था ताकि इसे देखकर हम डरते रहें कि अगर तुम कुछ भी बुरा करोगे तो तुम्हें पिट में फेंक दिया जाएगा। तो इन्हें ये ना चाहते हुए भी ये नजारा देखना पड़ता है। वो रूडो से कहती है कि वो नहीं चाहते कि किसी दिन रूडो को भी पिट में फेंक दिया जाए और अगर किसी दिन उसे कचरा चोरी करते हुए पकड़ लिया गया तो उसे सच में पिट में फेंक दिया जाएगा। रूडो बोलता है कि कल रेक्टो ने भी यही कहा था। चीवा बोलती है कि उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। रूडो ये सुनकर चौंक जाता है कि वो भी प्यार करते हैं, मतलब कि चीवा ने अनजाने में कॉन्फ्रेंस कर दिया है कि वो रूडो से प्यार करती है। जो सुनकर तो रूडो अपना मुंह ढक लेता है और चीवा से कहता है कि मैं ये डॉल तुम्हारे लिए ही लाया था, लेकिन ये कचरा है तो शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। पर चीवा उस डॉल को ले लेती है और कहती है कि वो इस डॉल को हमेशा अपने साथ रखेगी। और ये सुनकर तो रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो ये सब रेक्टो को बताने जाने लगता है और रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से भी टकराता है। पता नहीं वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे। रूडो फिर भागकर अपने घर की तरफ जाता है और सोचता है कि मैंने तो चीवा को साफ साफ बोला ही नहीं। रेक्टो कहेगा कि वापस जाकर उसे ढंग से प्रपोज करो। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और अंदर जाकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट पर तलवार घुसा दी थी। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ जाता है और उसकी पिटाई कर कर उसे बांध देता है। उसके पास एक बुक भी थी जिसे लेकर वो वहां से जाने लगता है, पर वो यहाँ पर रूडो को कुछ भी नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो कि अभी भी जिंदा था। वो रूडो से कहता है कि भागो यहाँ से और इस घटिया दुनिया को बदल दो, और इतना कहते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है। तभी वहां पुलिस वाले आकर रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं, जिन्हें लग रहा था कि रेक्टो का मर्डर रूडो ने ही किया है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो रूडो की एक भी नहीं सुनते। आसपास के लोगों को भी ये पता चलता है कि बाप की तरह बेटा भी एक कातिल निकला। थोड़ी ही देर में रूडो को भी पिट के पास ले जाया जाता है, बल्कि ना सिर्फ उसने कचरा चोरी किया बल्कि किसी की जान भी ली है, जो कि बहुत बड़ा पाप है। भले जिसे तुमने मारा है वो एक ट्राइफॉक है, लेकिन जो भी मर्डर जैसा पाप करेगा वो इस पावन धरती में रहने लायक नहीं है, और इसीलिए रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि इस कचरे को तुरंत ही पिट में फेंक दिया जाए। वहां टाउन के लोग भी यही नारे लगा रहे थे। रूडो को तो यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो गया। तभी उसे भीड़ में चीवा भी दिखती है। वो उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया है और तुम्हें उसे कातिल को ढूंढना होगा। पर चीवा उससे कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुम सच में एक कातिल के बेटे निकले।
और चिवा उसकी दी हुई डॉल को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। वहां लोग नारे लगा रहे थे कि इस कचरे को जल्दी से पिट में फेंक दो, लेकिन रूडो कहता है कि असली कचरे तो तुम लोग हो, जिनमें खुद का अपना दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान है, लेकिन खुद से तुम ना कुछ देखते हो और ना ही सुनते हो। तभी उसे भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने कि रेक्टो को मारा था, और इतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो कहता है कि मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, और हम लोग देखते हैं कि रूडो काफी देर तक पिट में गिरता रहता है, और जब उसे होश आता है तो वो कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ था और जिंदा था। उसे अपने आसपास कचरे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। ये वही कचरा था जो कि लोगों ने इतने सालों से पिट में फेंका है। और तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरा कचरे से बना हुआ था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत रूडो के बचपन से होती है। वो हमेशा से ही ये सोचा करता था कि जिन लोगों को पिट में कचरा और क्रिमिनल समझकर फेंक दिया जाता है, उन लोगों का आखिर होता क्या होगा। शहर के लोग बात क्या करते थे कि एक और ट्राइफॉक को पिट में फेंक दिया गया। पता नहीं ये लोग इतना क्राइम करते क्यों हैं, इन लोगों के दिमाग में ही कचरा भरा है। और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर रूडो अब खुद पिट में आ गया है। वो एक बड़े से मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था जो कि पूरी तरह कचरे से बना था। वो मॉन्स्टर काफी जोर से दहाड़ता है, जिससे कि वहां पर कुछ और कचरे से बने मॉन्स्टर भी आ जाते हैं और वो रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ रूडो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये चीज है क्या और ये चल फिर कैसे पा रहे हैं। रूडो भागता रहता है और उसे यहाँ एक इंसान की खोपड़ी भी मिलती है। वो ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाता है कि तुम कमीने मुझे इस नर्क में कैसे फेंक सकते हो। रूडो अब एक खाटी से नीचे फिसल जाता है। इस जगह की हवा में इतना ज्यादा कचरा और पॉल्यूशन था कि रूडो को सांस लेने में तक प्रॉब्लम हो रही थी। उसे यहाँ से निकलना होगा, वरना वो ऐसे ही मर जाएगा। उसे यहाँ पर कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी, लेकिन उसके सामने तो सिर्फ एक कचरे का समंदर था। ऐसी जगह पर उसे कोई सेफ प्लेस कहाँ से मिलेगी। उसे खून की उल्टी होने लगती है और वो मॉन्स्टर्स भी उसके पास आ जाते हैं। रूडो सोचता है कि क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। तभी उसे रेक्टो की याद आ जाती है और वो सोच लेता है कि वो नहीं मर सकता। अभी तो उसे बहुत कुछ करना है। मुझे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे अपराधी घोषित कर दिया, उन लोगों से जिन्होंने मुझे इस पिट में फेंक दिया। और सबसे पहले मुझे उस कमीने को ढूंढना है जिसने रेक्टो को मारा था, और तब तक मुझे जिंदा रहना होगा। हम लोग अब देखते हैं कि रूडो के ग्लव्स में किसी तरह की एनर्जी आ जाती है। उसे अपने सामने कुछ चीजें चमकती हुई दिखाई देती है और वो एक पाइप को उठा लेता है। और जब वो मॉन्स्टर उसे खाने के लिए आता है तो रूडो उस पाइप से उसके मुंह पर मार देता है। हम लोग देखते हैं कि एक आदमी दूर बैठे उसे देख रहा था। रूडो अब उस पाइप से मॉन्स्टर को पीटने लगता है और वो अलग अलग चीजें उठाकर उनसे लड़ रहा था, लेकिन सांस लेने की वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। दो मॉन्स्टर उसे खाने आते हैं और हम लोग फिर से उसी रेड एनर्जी को देखते हैं। और रूडो अब एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है और फिर एक चद्दर का टुकड़ा उठाकर उस दूसरे मॉन्स्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। मानो उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई है और वो जिस भी चीज को छू रहा था वो हथियार बनते जा रही थी। लेकिन वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर अभी भी बाकी था जो कि रूडो को दूर उछाल देता है। रूडो देखता है कि वो किसी आदमी के सामने जाकर गिरा है जिसके हाथ में एक छाता था और उस आदमी ने अपने मुंह पर किसी तरह का एक मास्क पहना हुआ था। वो आदमी रूडो के मुंह पर भी एक मास्क पहना देता है जिससे रूडो अब ठीक से सांस ले पा रहा था। वो उस आदमी से पूछने लगता है कि तुम यही रहते हो क्या, ये जगह क्या है और वो मॉन्स्टर क्या था। वो आदमी रूडो से कहता है कि शांत रहो, लेकिन रूडो उससे बार बार सवाल करता रहता है, मगर वो उसे बार बार चुप रहने को बोलता है। और गुस्से में वो आदमी भी चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने ये कचरा यहाँ पर फेंका है और मैं कब से तुम्हें चुप रहने को बोल रहा हूँ, पर अब उस कचरा मॉन्स्टर ने हमें सुन लिया। वो कचरे से बने मॉन्स्टर है और तुम उसे ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते, और वो लोगों के साउंड पर रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कब से चुप रहने को कह रहा था। मैं तो इतना चिल्लाता भी नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है। वो मॉन्स्टर अब इनके ठीक पीछे आ गया था और वो आदमी अपने छाता में किसी तरह की पावर डालकर उसे हथियार में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो मॉन्स्टर इनकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो आदमी अपने छाते को किसी चक्री की तरह घुमाने लगता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है और उसे काटने के बाद वो कचरा मिट्टी बनता जा रहा था। इनके सामने अब ढेर सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, मगर ये आदमी बिजली के रफ्तार से उन सभी मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है। रूडो कहता है कि ये कैसी पावर है, अगर ये पावर मुझे मिल जाए तो मैं उन सभी कमीनों को सबक सिखा दूं।
वो बड़ा मॉन्स्टर अब इस आदमी की तरफ एक पत्थर फेंकता है जिसे वो अपने छाते से काट देता है। इसके बाद वो अपने छाते को बड़ा कर कर एक धमाका करता है जिससे कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह तबाह हो जाता है और उस आदमी का छाता अब पहले जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। रूडो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो आदमी अपना मास्क उतार कर कहता है कि मेरा नाम एंजिन है और मैं एक क्लीनर हूँ। और तभी उसे बदबू आती है और वो अपना मास्क वापस पहन लेता है और वो यहाँ पर रूडो को ही डांटने लग जाता है कि तुमने मेरा मास्क क्यों उतरवाया कमीने। और रूडो बेहोश हो जाता है। हमें रूडो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ बच्चों से झगड़ा कर आया था। उसने उनसे कहा था कि चीजों में भी जान होती है और वो बच्चे उस पर हंसने लगे। रेक्टो पूछता है कि क्या तुमने उन्हें पलट कर मारा, जिस पर वो मना करता है। तो रेक्टो कहता है कि अच्छा किया। रेक्टो ने रूडो को बताया था कि अगर तुम किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। तो यहाँ पर रूडो को लगा कि उनमें जान आ जाती होगी। रेक्टो कहता है कि ये तो बस एक कहानी है, लोगों ने अपनी चीजों का ख्याल रखने के लिए ये कहानी बनाई होगी, पर मैं इस बात पर यकीन करता हूँ जैसे कि इस टॉवेल में भी सोल है जो कि तुम्हें इतने अच्छे से साफ कर देता है। रूडो पूछता है कि क्या उस कुर्सी, उस टेबल, सब में सोल है। तो रेक्टो हंसते हुए कहता है कि हो सकती है। रूडो पूछता है कि क्या इन ग्लव्स में भी। तो रेक्टो कहता है कि अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो कुछ टाइम बाद इनमें भी सोल आ जाएगी। खैर, कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जब रूडो को होश आता है तो वो चैन में बंधा हुआ था, उसे एंजन ने बांधा था और वो उसे घसीट कर ले जाने लगता है। रूडो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस ऊपर जाना है। तो एंजिन कहता है कि ये तो नामुमकिन है, उस ऊपर वाली जगह को हम लोग स्पेयर बोलते हैं और वहां से आने वाले लोगों को एस्पराइट। तो तुम इतना ऊपर क्या उड़कर जाओगे? वो हमेशा चलता ही रहता है। तो आसान शब्दों में वापस ऊपर जाना तो अभी के लिए नामुमकिन है, तो ये ख्याल अपने मन से निकाल दो। रूडो कहता है कि मैं वापस जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तुमने अभी कहा कि ये अभी पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम कुछ तो जानते हो, पर कैसे जा सकते हैं? मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है और उस मॉन्स्टर के बारे में भी और तुम्हारी उस पावर के बारे में भी। मैं भी इस पावर का यूज करके स्पेयर में रहने वाले कमीनों को मार दूंगा और जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं देते मैं चुप नहीं बैठूंगा। एंजन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और वो उसे घसीट कर एक खाली जगह में लाता है जहाँ पर एक घर था और वो रूडो को यहीं पर छोड़कर जाने लगता है। उस घर में से कुछ नोकुली कर बाहर आते हैं। एक आदमी रूडो के पास आकर पूछता है कि बच्चे तुम कहाँ से आए हो, ऊपर से आए हो क्या? तो रूडो कहता है हाँ, मैं ऊपर से गिरा हूँ। और ये सुनकर वो सभी लोग अपने मास्क फेंक देते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में ऊपर से आए हो? मैंने आज तक ऊपर से आए किसी भी इंसान को जिंदा नहीं देखा, लेकिन ये तो हमारी भाषा बोलता है, क्या ये सच में ऊपर से आया होगा? एक आदमी बोलता है कि ये सच कह रहा होगा, हमने आज तक सिर्फ डेड बॉडीज ही देखी है, जरा देखो तो कैसे बांध कर फेंका है बेचारे को। और वो लोग उसकी चैन खोलने लगते हैं। रूडो सोचता है कि ये लोग उस इंजन से तो अच्छे ही लग रहे हैं, पर वो लोग रूडो को ट्रक पे बांध देते हैं और कहते हैं कि अब ठीक है, अब ये सोने का अंडा कहीं भाग कर नहीं जाएगा। असल में ऊपर से लोगों की डेड बॉडीज को लोग अच्छी कीमत में बेचते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ इनके कपड़े के ही अच्छे पैसे देते हैं। और रूडो तो जिंदा है तो ये तो बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा। अब कोई किसी एस्पराइट को क्यों ही खरीदना चाहेगा, क्योंकि ये लोग इनसे नफरत करते हैं। तुम लोग अपना सारा कचरा नीचे फेंक देते हो जिससे कि यहाँ की हवा जहर बनने लगी है, बल्कि यहाँ तो मॉन्स्टर भी बनने लगे हैं। कई लोग मॉन्स्टर के हाथों मारे गए, कई लोग जहरीली हवा की वजह से मारे गए, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इसीलिए हम लोग ऊपर वालों से बहुत नफरत करते हैं। अब तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा और सबके सामने तुम्हारा तमाशा बनाया जाएगा। वो इसके मुंह में खाना ठूसने लगते हैं और कहते हैं कैसा लगा? तुम्हें तो हमारा खाना भी कचरा लगता होगा ना, तुम तो कभी कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होगे। रूडो अब उस आदमी की उंगली ही चबा जाता है और उस खाने को भी खुद ही खाने लगता है और वो कहता है कि ये कचरा नहीं है, इसे अब भी खाया जा सकता है। जिससे भी मैं मिलता हूँ वो मुझे सिर्फ ज्ञान ही देने लग जाता है। अमीर का वो, गरीब का ये, नीचे वाले ऊपर वाले, अपना हिसाब से बंटवारा करना बंद करो। और इतना कहकर वो खुद ही अपने जंजीरों को तोड़ देता है और हम लोग फिर से उसके आसपास वो रेड एनर्जी देखते हैं जिससे उसके आसपास की चीजें उड़ने लगती हैं। एंजिन दूर से यह सब कुछ देख रहा था। रूडो को रेक्टो की बात याद आने लगती है कि अगर तुम किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है और फिर वो सोल भी तुम्हारी मदद करती है। रूडो समझ जाता है कि अब उसके ग्लव्स में पावर आ गई है। वो अब एक चैन को पकड़ लेता है
बाकी लोग बोलते हैं कि एस्पराइट भी ऐसी पावर यूज कर सकते हैं। एंजिन कहता है कि जो लोग चीजों में जान डाल सकते हैं और उसकी पावर बाहर निकाल सकते हैं उन्हें गिवर कहा जाता है। वो लोग अब रूडो को मारने उसकी तरफ भागते हैं तो रूडो उन पर चैन से अटैक करने लगता है। एक आदमी कहता है कि वो चैन उससे छीन लो, एक गिवर अपने ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये लोग अब उस चैन को उससे दूर कर देते हैं तो रूडो एक टायर को उठा लेता है और वो उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं कि ये तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकता है। रूडो अब उस टायर से सबको पीट देता है और वो फिर से उस उंगली वाले आदमी के पास जाता है जो कि अब भी उसे गाली दे रहा था। रूडो उसे मारने वाला था लेकिन तभी एंजिन वहां आ जाता है और वो रूडो से कहता है कि बस कर भाई, मार डालेगा क्या इसको, इतना काफी है। और अब जाके रूडो अपने होश में आता है और कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। उसके हाथ में अब जो टायर था वो भी मिट्टी बनकर अब गिर जाता है। एंजिन कहता है कि मुझे देखना था कि तुम्हारे पास कैसी पावर है और अब मैं तुम्हें इस दुनिया और इस पावर के बारे में सब कुछ बताऊंगा और बदले में क्लीनर को ज्वाइन कर लो, हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। पर रूडो कहता है कि मुझे नहीं करना और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब तक हमने देखा कि रूडो के अंदर किसी तरह की पावर आ जाती है और एंजिन उसे अपने टीम में शामिल होने के लिए कहता है जिसका नाम है क्लीनर्स। इसके बाद हम जंका नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे एंजिन कॉल कर बताता है कि उसे कचरे के ढेर में एक स्पेशल लड़का मिला है जिसके अंदर भी पावर्स हैं और ऐसी पावर्स उसने आज तक किसी और के अंदर नहीं देखी और इसीलिए उसने रूडो को भी अपनी टीम में भर्ती कर लिया है। फिलहाल ये लोग एक डॉक्टर के पास थे जो कि रूडो को पट्टी बांध रहा था। रूडो एंजिन से कहता है कि मैंने बोला था ना कि मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे वापस ऊपर जाना है। लेकिन तभी वो डॉक्टर चिल्लाने लगता है कि प्यारे बच्चे, आखिर तुम उस कचरे के ढेर की तरफ गए ही क्यों थे? अगर तुम थोड़ी देर और वहीं सांस लेते तो तुम वहीं टपक जाते और फिर तुम्हें गुंडों ने किडनैप भी कर लिया। तुम्हें तो इस भले मानुस का शुक्रिया करना चाहिए। और वैसे मैं यहाँ पर कोई बूढ़ा आदमी नहीं, बूढ़ी औरत हूँ। रूडो का इलाज हो गया था तो दोनों बाहर आ जाते हैं और इलाज के पैसे एंजिन ने दिए थे। रूडो उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे बस जानकारी चाहिए वापस ऊपर जाने की। एंजिन रूडो से कहता है कि तुम उन गुंडों के देखकर तो समझ ही गए होगे कि यहाँ के लोग ऊपर वालों से कितना नफरत करते हैं, तो अगर किसी को पता चल गया कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हारी खैर नहीं। यानी इस जगह जानकारी फ्री में नहीं मिलती, तो मुंह बंद रखो और मेरे पीछे चलते रहो। और अब ये लोग एक जगह जाकर बर्गर खाने लगते हैं और रूडो को यहाँ पर काफी भूख लगी थी। रूडो सोचता है कि उसे लगता था कि पिट में कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो पूरा शहर बसा हुआ है जिनमें लोग भी रहते हैं। एंजिन रूडो को अब एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर एनिमा नाम की एक एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ इकट्ठी होती है और वो जो कचरा मॉन्स्टर थे वो इसी एनर्जी से बने थे। वो इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर तो वो कचरे में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी शहर में भी घुस जाते हैं। आम हथियारों से उन्हें नहीं मारा जा सकता, लेकिन रूडो के ग्लव्स से उन्हें जरूर मारा जा सकता है। जैसे एक शेफ के पास उसकी पसंदीदा चाकू होती है और उसे वो सालों तक धार करता है और एक राइटर के पास उसका पेन होता है, वैसे ही कोई भी इंसान अपने किसी भी चीज का अच्छे से ख्याल रखता है तो उसमें सोल यानी कि आनिमा आ जाती है और ऐसे हथियार को स्पेशल आइटम यानी कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे एंजिन के पास उसका छाता है और रूडो के पास उसका ग्लव्स, और क्योंकि वो मॉन्स्टर आनिमा से बने हैं तो उन्हें आनिमा वाले हथियारों से ही हराया जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ही अपनी पावर को बाहर निकाल पाते हैं, जैसे कि रूडो और एंजिन, और ऐसे लोगों को गिवर्स कहा जाता है। रूडो मन में सोचता है कि रेक्टो हमेशा सच कहा करता था कि किसी चीज को अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। एंजिन बताता है कि क्लीनर्स एक टीम का नाम है जो कि कचरा मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उन्हें रूडो जैसे और भी गिवर्स की तलाश है। रूडो पूछता है कि अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूं तो तुम क्या मुझे ऊपर जाने का रास्ता दिखाओगे? एंजिन कहता है कि ऊपर कैसे जाते हैं इसके बारे में मुझे घंटा कुछ नहीं पता है, जो सुनकर रूडो उस पर गुस्सा करने लगता है। तो एंजिन कहता है कि हमारे बॉस को काफी चीजों की जानकारी है तो उसे जरूर पता होगा, तो रूडो को उसके बॉस से मिलना पड़ेगा। एंजिन पूछता है कि ये ग्लव्स वैसे तुम्हें किसने दिए थे? रूडो कहता है कि मेरे फादर ने, और ये ग्लव्स उसकी आखिरी निशानी है। एंजिन कहता है कि इसीलिए तुम इसका इतना ख्याल रखते हो, तुम्हारे ग्लव्स में सोल है। और ये सुनकर रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। तभी एंजिन का फोन बजने लगता है और वो यहाँ से जाने लगता है। रूडो एंजिन का शुक्रिया करता है उसे अभी तक बचाने के लिए। एंजिन अब उसे एक पैसों की पोटली भी देता है। ये पैसे उसे रूडो के कपड़े बेचने से मिले थे और इनमें से ही उसने हॉस्पिटल और खाने का बिल चुकाया है। जो सुनकर रूडो गुस्सा हो जाता है
एंजिन कहता है कि वैसे भी उन कपड़ों से लोग पहचान जाते कि वो ऊपर से आया है। खैर, मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तो तुम मेरा यही इंतजार करो। रूडो मन में सोचता है कि एक बार बस मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए, इसकी टीम को तो मैं लात मार कर जाऊंगा। तभी यहाँ पर एक बिल्ली आती है जो कि रूडो के पैसे वाले पोटली को उठाकर भागने लगती है। रूडो उसके पीछे एक गली में जाता है और एक लाठी को उठाकर भागने लगता है और फिर उस बिल्ली को पकड़ लेता है और वो पोटली भी ले लेता है। ये लाठी असल में जंका की थी, जो कि रूडो से लाठी वापस मांगता है। रूडो सोचता है कि उसे ये फालतू सी लकड़ी क्यों चाहिए, तो जंका रूडो को धक्का मारकर वो लाठी छीन लेता है। रूडो उसके कपड़े पर बैच लगा देखकर समझ जाता है कि ये आदमी भी इंजन की तरह एक क्लीनर है और इसका स्पेशल आइटम ये लाठी ही है। जनकाब उस लाठी को घुमाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस खजाने को चुराने की, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर वो अपनी लाठी को लोहे की रॉड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पर अटैक कर देता है और कहता है कि चोरी करने पर उसका फल भी तो भुगतना पड़ता है रूडो। अब रूडो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। संका कहता है कि इंजन ने तुम्हारे बारे में बताया था और मैं तुम्हारा नया ट्रेनर हूँ। सोचा नहीं था कि इतनी मामूली बात भी तुम्हें सिखानी पड़ेगी कि चोरी करना गलत बात होती है। रूडो कहता है कि मैं तो बस उस बिल्ली से अपने पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। जंका कहता है कि लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। और ये सुनकर रूडो भड़क जाता है और उसे रेक्टो की एक बात याद आती है, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो उससे शांति से बात कर कर देखो। तुम्हें ठंडे दिमाग से अपने मन में ये सोचकर देखना होगा कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। रूडो सोचता है कि मैंने इसकी छड़ी चुराई थी तो इसको तो गुस्सा आएगा ही, अगर कोई मेरे ग्लव्स चुरा लेता तो मैं भी यही करता। रूडो अब जंका से माफी मांगता है कि उसे पता नहीं था कि ये लाठी उसके लिए कितनी खास है। जो सुनकर जंका का गुस्सा शांत हो जाता है और वो भी अब रूडो से माफी मांगता है कि ये मेरा खजाना है तो मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब ये देखकर रूडो हैरान हो जाता है कि बातचीत करने से मामला ठीक हो गया। रेक्टो सही कहता था। जंका अब रूडो को हाथ देकर उठाता है और पूछता है कि तुम्हारा स्पेशल आइटम क्या है और तुम उससे क्या कर सकते हो। रूडो अब उसे अपने ग्लव्स दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या कर सकते हैं। जनका कहता है कि तुम्हारे ग्लव्स तो एकदम धांसू हैं। जनका उसे ये भी पूछता है कि आखिरकार वो क्लीनर्स क्यों ज्वाइन कर रहा है। रूडो उनसे कहता है कि वो तो बस उनकी हेल्प कर रहा है और जैसे उनका मकसद पूरा होगा वो चला जाएगा। रूडो अपने मन में सोचता है कि ये तो एकदम से अलग ही इंसान लग रहा है, शायद ये मुस्कुरा रहा है इसलिए। उसे फिर से रेक्टो की बात याद आती है कि उसे भी थोड़ा स्माइल करना चाहिए। और अब रूडो को पता चला कि स्माइल से तो इंसान ही बदल जाता है, लेकिन क्या वो भी स्माइल कर सकता है। और अब रूडो भी स्माइल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही अजीब लग रहा था। जो देख जंका भड़क जाता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या। तो रूडो कहता है कि मैं तो बस स्माइल कर रहा था। तो जंका कहता है कि इससे घटिया स्माइल पूरी दुनिया में किसी की नहीं होगी, ये देखकर तो बच्चे रोने लगेंगे। रूडो अब अपना मुंह बंद करके स्माइल करता है और ये देखकर तो जंका और भी भड़क जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। जंका रूडो से कहता है कि इंजन ने तुम्हें स्पेशल कहा तो ज्यादा उड़ो मत, हम लोग यहाँ पर अपनी रोज जान जोखिम में डालकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं और तुम अपने मकसद के लिए हम पर एहसान करने आए हो। वो मकसद जरूर कुछ घटिया सा होगा। अब रूडो को रेक्टो के कहे आखिरी शब्द याद आते हैं कि इस घटिया दुनिया को बदल दो। रूडो अब गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो कमीने। दोनों अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जनका फिर से अपने लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो अब एक पास के डब्बे में से एक रॉड निकालकर उसमें एनर्जी भर देता है। जो देखकर जनका हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रूडो के स्पेशल आइटम उसके ग्लव्स हैं। उसे इंजन ने एक बात नहीं बताई थी कि एक इंसान के पास सिर्फ एक स्पेशल आइटम ही होता है और वो सिर्फ उसी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन रूडो के साथ ऐसा नहीं है, उसके स्पेशल आइटम्स उसके ग्लव्स हैं, लेकिन उनसे ही वो जिस भी चीज को छूता है वो उन्हें ही ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ऐसी पावर अकेले सिर्फ रूडो के पास ही है। जो देखकर जनका समझ जाता है कि रूडो किसी भी चीज को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और इसीलिए इंजन ने रूडो को स्पेशल कहा था। लेकिन फिर भी जनका को यकीन था कि रूडो उसे नहीं हरा पाएगा। तभी उसकी लाठी ऊपर से आकर गिरती है और रूडो को तो ये पता भी नहीं चलता कि उसने लाठी ऊपर कब फेंकी थी।
जंका अब रूडो पर हमला कर देता है और रूडो उसके सामने थोड़ा स्लो पड़ रहा था। रूडो अब जंका के गाल पर मारता है पर उसे कुछ नहीं होता और अब वो रूडो को नीचे गिरा देता है। इसके बाद अब जंका नोटिस करता है कि उसके गाल पर तो पट्टी लगी है, यानी कि रूडो अब तक एक टॉयलेट प्लंजर को यूज कर रहा था। रूडो पूछता है कि आखिरकार ये प्लंजर क्या होता है, तो जंका कहता है कि अरे जिससे टॉयलेट साफ करते हैं। तो रूडो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरी बारी है बदला लेने की। और फिर वो जंका पर प्लंजर से हमला करने लगता है और जंका खुद को पट्टी से बचाने की कोशिश करता है और फिर वहां से भाग जाता है। रूडो मन में सोचता है कि पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन इससे वो डर कर भाग गया और वो जंका के पीछे पड़ जाता है। जंका काफी देर तक भागते रहता है, लेकिन आखिर में रूडो पिचकारी चलाकर उसे पूरा गंदा कर देता है। थोड़ी देर में यहाँ एंजिन आ जाता है और कहता है कि लगता है तुम दोनों में दोस्ती हो गई, और वो इनके बीच क्या हुआ ये जानकर जोर जोर से हंसने लगता है कि तुमने आखिर में पट्टी की पिचकारी चला दी, और जंका अपना मुंह छुपा लेता है। अब रूडो ये जानकर सदमे में था कि इतनी देर से वो पट्टी से लड़ रहा था। एंजिन कहता है कि जंका एक अमीर बाप की औलाद है और तुमने उस पर पट्टी लगा दी। खैर जो भी है, अब जंका ही तुम्हारा ट्रेनर है। ये हमारा सबसे काबिल गिवर है जिसे कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट की काफी समझ है, और अब यही तुम्हें समझाएगा। जंका ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि एंजिन उसे काबिल समझता है। तभी रूडो की नजर कार के पीछे जाती है जहाँ पर एक लड़की लेटी हुई थी और इसका नाम रियो है और ये भी एक क्लीनर है। रियो रूडो के बाल को छूने लगती है और कहती है कि तुमने अपने बाल डाई किए हैं क्या। रूडो अब शर्माने लगता है कि एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है, यहाँ की जिंदगी तो मस्त है यार। तभी एंजिन कहता है कि अब हम घर जा रहे हैं, यानी क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब तक हमने देखा कि रूडो एंजिन की टीम ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है। उसकी मुलाकात जंका और रियो से भी होती है और ये चारों ही क्लीनर्स के हेडक्वार्टर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग एक बंजर शहर से होते हुए एक टनल में जाते हैं और टनल के दूसरी तरफ क्लीनर्स का हेडक्वार्टर था। रिसेप्शन पर इन्हें सैम्यो नाम की एक लड़की मिलती है। रियो और जंका रूडो को अभी के लिए गुड बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। एंजिन बोलता है कि पहले सैम्यो रूडो को चेक करेगी। रूडो के सामने दो मक्खी उड़ रही थी जिसे सैम्यो अपने चम्मच से ही मार देती है। सैम्यो कहती है कि एंजिन ने उसे रूडो के बारे में सब कुछ बता दिया है कि वो कहाँ से आया है और उसमें कितना पोटेंशियल है। एंजिन बताता है कि सैम्यो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है जो कि उसका विजन इनहेंस करते हैं, जिससे वो किसी भी इंसान के अंदर झांक कर देख सकती है। सैम्यो जब रूडो के अंदर झांक कर देखती है तो उसे अंधेरा दिखाई देता है, जिससे कि वो थोड़ी डर जाती है। पर वो एंजिन से कहती है कि इसका शरीर काफी स्ट्रॉन्ग है तो हमें इसे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी काफी अच्छा है, लेकिन इसे इसकी पावर्स यूज करना सिखाना पड़ेगा। और भी कुछ था जो कि सैम्यो इन्हें नहीं बताती और वो रूडो से पूछती है कि तुम्हारी गर्दन में पॉटी कहाँ से आई, जो सुन एंजिन हंसने लगता है कि इसीलिए इसके पास मक्खियां उड़ रही थी। इसके बाद एंजिन रूडो को बॉस के पास ले जाने लगता है और वो समझ गया था कि कुछ तो है जो कि सैम्यो उसे नहीं बता रही। रास्ते में एंजिन रूडो को बताता है कि उनकी टीम में टोटल 100 क्लीनर्स हैं, जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, कॉम्बिनेट, सेंटिनेंट और सपोर्टर्स। लेकिन सभी अपने मिशंस पर इधर उधर गए हुए होते हैं, इसीलिए उन्हें एक साथ देखना काफी मुश्किल है। वो एक कमरा खोलता है ताकि कुछ क्लीनर्स को रूडो से मिलवा सके, लेकिन इसमें तो बहुत सारे लोग थे, जिन्हें देखकर एंजिन वापस दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद इन लोग बॉस के रूम के पास जाते हैं और रूडो उनसे बस ऊपर जाने के रास्ते के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन एंजिन उसे बताता है कि यहाँ कुछ भी फ्री नहीं मिलता, इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें उसके बदले यहाँ काम करना पड़ेगा। और हाँ, बॉस से ये भी कभी मत पूछना कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि ये बात तो हम क्लीनर्स को भी नहीं पता है कि उनका इंस्ट्रूमेंट क्या है और उनमें कौन सी पावर है। लेकिन फिर भी हम सब बॉस के ऑर्डर्स मानते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हमें उन पर भरोसा है। रूडो अब दरवाजा खोलता है और अंदर कोई नहीं था। सैम्यो बताती है कि बॉस तो बाहर गए हुए हैं और वो कुछ दिनों बाद आएंगे, जो सुनकर रूडो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो तो यहाँ सिर्फ बॉस से बात करने आया था, पर उसे अब कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। तभी रियो वहाँ आकर उससे कहती है कि तुम आखिरकार हमारे साथ काम पर क्यों नहीं चलते, जब तक बॉस वापस नहीं आ जाता तब तक रूडो ऑफिशियली क्लीनर नहीं बन सकता है। पर वो रियो को करीब से अपना काम करते हुए तो देख ही सकता है, उसे
मजा आएगा और इससे वो एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। और ये सब सुन रूडो की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद सेमियो इनका मिशन एक्सप्लेन करती है। पॉल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जिसके बैरियर गेट के पास छोटे कचरा मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं और हमें उनको जाकर खत्म करना है। रूडो पूछता है कि पॉल्यूटेड जोन क्या होता है। सेमियो बताती है कि इस जगह को 3 हिस्से में बांटा जाता है। सेफ जोन जिसमें इंसान रहते हैं, पॉल्यूटेड जोन जहाँ पर कचरा मॉन्स्टर रहते हैं, और जिस जगह पर रूडो गिरा था उसे नो मैंस लैंड कहते हैं, जो जगह सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और अब तक इन्हें 6 नो मैंस लैंड के बारे में पता है क्योंकि ज्यादातर लोग उनमें जाते ही मर जाते हैं और इनमें इतने बड़े कचरा मॉन्स्टर्स होते हैं कि उनके सामने गिवर्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि एंजिन ने तुम्हें वहां से निकाल लिया। वो अब एंजिन से पूछती है कि वैसे तुम वहां क्या कर रहे थे। एंजिन कहता है कि मैं तो बस घूमने गया था। खैर, सेमियो अब रूडो को मास्क देती है और बताती है कि पॉल्यूटेड जोन में हमेशा मास्क पहन कर रखना, वरना वो बहुत जल्दी ही बीमार हो जाएगा। वहीं नोमैंस लैंड में तो वो बिना मास्क के 15 मिनट्स में ही मर जाएगा। इसके बाद वो रियो के साथ मिशन पर जाता है, जो कि बोलती है कि ये काम बहुत ही आसान होने वाला है, इसीलिए रूडो को सब ध्यान से देखना चाहिए। रूडो अब सोचता है कि जब वो स्पेयर पर था तो उसे लगा ही नहीं था कि यहाँ नीचे कोई रहता होगा और जिन लोगों को पिट में फेंका जाता है वो लोग मर जाते होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरे शहर बसे हुए हैं। क्या ऊपर वाले किसी को इस बारे में पता भी होगा? लेकिन रूडो को यहाँ कचरा नहीं बल्कि खजाना दिख रहा है। उसका बस चले तो उन सबको ठीक करके बेच दे। रूडो अब रियो से पूछता है कि ये बाकी लोग कौन हैं। रियो बताती है कि ये बाकी लोग भी क्लीनर्स हैं, लेकिन ये सपोर्टर्स ब्रांच में आते हैं क्योंकि इनके पास हमारी तरह पावर नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग काफी इम्पोर्टेंट हैं। इनका आदमी अब रूडो से हाथ मिलाने के लिए आता है और रूडो का हाथ ही पिचका देता है। इस आदमी का नाम ग्रीस है और इसके हाथों की ग्रिप इतनी मजबूत है कि ये मॉन्स्टर के आर्मर को आसानी से चीर सकता है। रूडो अब सोचता है कि उसे मिशन को ध्यान से देखना चाहिए और जितना हो सके सीखना चाहिए। तभी बैरिगेट्स की तरफ ढेर सारे कचरा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो देखने में बकरी जैसे थे। इतने सारे मॉन्स्टर देखकर रूडो डर जाता है, लेकिन रियो कहती है कि टेंशन मत लो, ये वाले बहुत ही स्लो और कमजोर होते हैं, ये तो बैरिगेट पर डेंट भी नहीं मार पाएंगे। ये बकरियां अब बैरिगेट पर सिर मारने लगते हैं। रूडो अब समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर अब किसी जानवर की तरह दिखते हैं और बिहेव भी उसी जानवर की तरह ही करते हैं। तभी यहाँ पर बड़े भेड़ टाइप के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि बैरिगेट को तोड़ने लगते हैं। रूडो रियो से कहता है कि कुछ करो, तो रियो कहती है कि टेंशन मत लो, सब ठीक है, ये बस पिछले वालों से थोड़े ज्यादा ताकतवर हैं और तुम बस हमें देखते रहो, इन्हें तो हम आसानी से हरा देंगे, फिर हम वापस चलकर तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी भी रख सकते हैं। रूडो को समझ नहीं आता कि आखिरकार रियो इतनी चिल कैसे है, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। रियो कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ ग्राउंड पर जिंदा रहना है तो तुम्हें अपना दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। रूडो को याद आता है कि एंजिन भी पूरे टाइम शांत था और किसी से नहीं डरा था। रूडो सोचता है कि वो भी अब बिल्कुल चिल रहेगा, लेकिन तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर बैरिगेट तोड़ देता है, जिसे देखकर रूडो डर जाता है, लेकिन वो शांत रहता है। रियो कहती है कि पहले उसने कभी इतना कमाल का मॉन्स्टर नहीं देखा। रियो अपनी जेब से एक कैंची निकालती है और देखकर ऐसा लगता है कि यही इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। रियो अपने कैंची का साइज अब बहुत बड़ा कर लेती है और उसे अपने पैरों से घुमाने लगती है। ग्रीस कहता है कि ये इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम रीपर था। ज्यादातर लोग कैंची अपने हाथ से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियो उन्हें पैर से चलाती है, यानी कि गिवर अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करता है ये उसी पर डिपेंड करता है। ग्रीस रूडो से कहता है कि भले ही वो देखने आया है, लेकिन उसे भी चौकन्ना रहना चाहिए। एक भेड़ तभी रूडो पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन ग्रीस उसे थप्पड़ मार कर रोक देता है और उठाकर उसे रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो अपनी कैंची से काट देती है और बाकी सभी सपोर्टर से कहती है कि मेरी तरफ और मॉन्स्टर्स फेंकते रहो। रूडो समझ जाता है कि सपोर्टर्स के पास पावर्स नहीं है, इसीलिए वो कचरा मॉन्स्टर्स को मार नहीं सकते, लेकिन वो उन्हें कमजोर कर सकते हैं ताकि गिवर्स को उन्हें मारने में आसानी हो, और इस तरह ये लोग एक टीम की तरह लड़ते हैं। रियो ने सबको मार दिया था और अब बस वो बड़ा वाला मॉन्स्टर ही बचा था और रियो उससे लड़ने लगती है। इधर हम लोग देखते हैं कि छोटा वाला मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था और वो एक सपोर्टर पर हमला करने लगता है, लेकिन रूडो बीच में आकर उसे बचा लेता है। वो बोलता है कि अगर उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा और वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। उसके हाथ में एक डंडा था जिसे रूडो ट्रांसफॉर्म करने लगता है। वो एक पिंजरे जैसा बन जाता है। रूडो को समझ नहीं आता कि ये उसने कैसे किया। वो मॉन्स्टर
मॉन्स्टर अपने दांतों से इस पिंजरे को तोड़ने वाला था, लेकिन तभी रियो यहाँ आकर उसे खत्म कर देती है। रियो रूडो की तारीफ करती है कि वो किसी की जान बचा रहा था। ग्रिस अब रियो से पूछता है कि उसने बड़े वाले को मार दिया क्या। रियो ग्रिस से कहती है कि मैंने उसके 2 टुकड़े तो कर दिए थे, लेकिन वो फिर भी नहीं मरा। ये बात काफी अजीब थी कि ये मॉन्स्टर वाइटल इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहा था, और कचरा मॉन्स्टर भी किसी जानवर की तरह ही होते हैं, तो उसके 2 टुकड़े करने पर तो उसे मर जाना चाहिए था। रियो सोचती है कि अब वो इस मॉन्स्टर के इतने ज्यादा टुकड़े करेगी कि ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। ग्रिस कहता है कि ये नए तरह का मॉन्स्टर है, हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब रूडो पूछता है कि मैं क्या करूं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। वो उसके सिर के बाल काट देती है और देखती है कि उसके अंदर कुछ चमक रहा था। वो मॉन्स्टर अब पागल हो जाता है और उसका अटैक अब रूडो को भी आ लगता है। रूडो सोचता है कि मुझे तो उस कमीने को मारना था जिसने कि रेक्टो को मारा है, और इस पियर में रहने वाले सभी लोगों को सबक भी सिखाना था, लेकिन मैं तो अपनी पावर को ही समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं एकदम यूजलेस हूँ, कचरा हूँ। लेकिन तभी ग्रीस रूडो का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे लेकर भागने लगता है। वो रूडो को मोटिवेट भी करता है कि वो इतनी जल्दी हार ना माने। इधर रियो को भी मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल गया था, जो कि उसके सर में है, और वो उसी पर अटैक करती है, जिससे वो मॉन्स्टर धूल बन के उड़ जाता है। रियो बताती है कि उसने इस चीज पर अटैक किया जिससे वो मॉन्स्टर मर गया। यही उसका पावर सोर्स था, और ये चीज और कुछ नहीं बस एक चाकू थी, यानी कि ये जरूर एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होगा। लेकिन ये इस कचरा मॉन्स्टर के अंदर गया कैसे, ये मुमकिन भी कैसे है। दूसरी तरफ हम लोग उस आदमी को देखते हैं जो कि रूडो को बेचना चाहता था। वो खुद को एक बंद कमरे में पाता है और उसके सामने एक हुडी वाला शख्स बैठा हुआ था, और वो उससे रूडो के बारे में पूछने लगता है कि वो जो लड़का ऊपर से आया था वो अब कहाँ है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जनका को देखते हैं, जिसे एक कमरे से कुछ शोर सुनाई दे रहा था। वो दरवाजा खोलता है तो अंदर सभी क्लीनर्स पार्टी कर रहे थे। वो रियो से पूछते हैं कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, तो वो बताती है कि वो रूडो के लिए वेलकम पार्टी कर रहे हैं। वो देखता है कि रूडो एक टेबल पर सिर नीचे करके बैठा हुआ था। रियो बताती है कि कल की फाइट में वो अपना पावर यूज नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसका मूड खराब है। जनका फाइट के बारे में पूछता है तो रियो बताती है कि उनका सामना एक बड़े से कचरा मॉन्स्टर से हुआ था, लेकिन उसका कोर अनीमा नहीं था बल्कि एक ऑब्जेक्ट था। वो किसी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट था, और उससे बना मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये बात जान के इनका दिमाग खराब हो गया था, तो ये वापस आकर पार्टी करने लगे, और थोड़ी देर में एंजिन और सैम्यू भी यहाँ आने वाले हैं। इधर रूडो के पास ग्रीस आता है और वो उससे कहता है कि तुमने कल अच्छा काम किया, तुमने फोलो की जान भी बचाई थी, तो तुम मुंह लटका कर क्यों बैठे हो। रूडो कहता है कि पर उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाया, तो ग्रीस और रियो को उसे बचाने आना पड़ा। वो हमेशा गड़बड़ कर देता है, ठीक जैसे वो स्पीयर में किया करता था। वो गुस्से में किसी से भी लड़ लिया करता था और फिर रेक्टो को उसे बचाने आना पड़ता था। कल की फाइट में भी बस उसे चुपचाप बैठकर देखना था, लेकिन उससे वो भी नहीं हुआ, तो उसे जल्दी से जल्दी वापस ऊपर जाना होगा, वरना वो लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करता रहेगा। ग्रीस फिर भी उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को कुछ भी नहीं समझते, वो उन्हें कमजोर और यूजलेस मानते हैं। लेकिन रूडो ने उनसे भी रिस्पेक्ट से बात की। फॉलो ने ये टीम इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो ट्रेस मॉन्स्टर्स को मार सके, लेकिन बिना पावर के वो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए अब वो एक ऑब्जेक्ट का अच्छे से ख्याल रख रहा है, ताकि वो भी एक दिन गिवर बन जाए। उसे पावर मिल जाएगी तब भी वो एक सपोर्टर ही रहेगा, ताकि वो सभी को बता सके कि सपोर्टर्स का काम भी इम्पोर्टेंट होता है। वो रूडो से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, जब तुम ऊपर थे तब तुम क्या चाहते थे। रूडो को कुछ समझ नहीं आता, तो ग्रीस उसे खुद पर भरोसा रखने को कहता है। तभी एंजिन यहाँ आ जाता है और वो रूडो से पूछता है कि उसने कुछ खाया या फिर नहीं। रियोजन का और ग्रीस भी उसे अपने साथ खाने को बुलाते हैं, और रूडो उनके साथ खाने बैठ जाता है। इसके बाद जॉब नाम का एक लड़का दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग उसी आदमी को देखते हैं जिसने कि रूडो को पकड़ा था। उसने अनजान आदमी को रूडो के बारे में सब कुछ बता दिया था, और वो अनजान आदमी उसे जान से मार देता है और कहता है कि ये रूडो तो काफी अच्छा तोहफा रहेगा। इसके बाद हम लोग सैमियो को देखते हैं, जो कि अपने डिस्क पर आकर बैठती है और टेलीफोन को देखने लगती है। तभी वो टेलीफोन बजता है और उन्हें एक नया मिशन मिलता है, जिसके लिए जनका और ग्रीस की टीम को जाना था। वो पूछता है कि परमिशन में रूडो उनके साथ क्यों है, अभी तो वो ऑफिशियल क्लीनर भी नहीं बना है। तो सैमियो बताती है क्योंकि इस मिशन से रूडो का कनेक्शन है। एक व्यापारी अपना सामान लेकर पॉल्यूटेड जोन से वापस आ रहा था। रास्ते में उस पर एक ट्रैश मॉन्स्टर ने हमला किया और उसका कीमती सामान चुरा लिया। वो व्यापारी चाहता है कि हम उस मॉन्स्टर को मार के वो कीमती सामान वापस ले आए, और वो सामान कुछ और नहीं बल्कि स्पेयर से आया हुआ एक जिंदा इंसान है, बिल्कुल रूडो की तरह। ये काफी अजीब बात है कि इतने कम समय में 2 लोग ऊपर से आ टपके हैं,
तो उसे लगा कि रूडो इस नई एस्पराइट से मिलना चाहता होगा, शायद उसे ऊपर जाने का कोई क्लू मिल जाए। रूडो सोचता है कि वो अपनी पावर यूज करना नहीं जानता, वो बाकी लोगों पर फिर से बोझ ही बनेगा, लेकिन वो इतना बड़ा मौका भी हाथ से नहीं जाने दे सकता, तो वो इस मिशन पर जाएगा। सैम्यू बताती है कि वैसे तो वो इनके साथ एंजिन को भेजना चाहती थी, लेकिन वो किसी दूसरे काम से गया है और उसी ने कहा है कि मेरी जगह जनका को भेज दो, जो सुनकर जनका काफी खुश हो जाता है। इसके बाद ये लोग मिशन पर निकल पड़ते हैं। रूडो क्रिस से पूछता है कि वो अपने साथ कोई वेपन क्यों नहीं रखता, जिस पर क्रिस कहता है कि उसके दोनों हाथ ही काफी हैं। एक दूसरा आदमी बताता है कि ग्रिस अपने साथ एक तालिस्मान रखता है और मिशन पर जाने से पहले वो उसकी पूजा करता है ताकि वो लोग सेफ रहें। ग्रिस कहता है कि ये तो उसे काफी सस्ते में मिल गया था, प्रे करने में किसी का नुकसान थोड़ी होता है। तभी इनके पीछे एक लड़का आ जाता है और वो कहता है कि वही वो व्यापारी है जिसने इनको बुलाया है। रूडो उससे ढेर सारे सवाल करने लगता है कि वो एस्पराइट आखिर कैसा दिखता था, उसने कुछ बताया था कि नहीं। व्यापारी कहता है कि वो बेहोश था तो उसने कुछ नहीं पूछा। इन्हें जल्दी ढूंढकर उसे ट्रैश मॉन्स्टर से बचा लेना चाहिए। रूडो सोचता है कि कहीं तुम उसे बेचने का तो नहीं सोच रहे ना। व्यापारी कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे तो उसकी चिंता है। जनका अपने मन में सोचता है कि भला कोई ट्रैश मॉन्स्टर किसी इंसान का किडनैपिंग क्यों ही करेगा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। व्यापारी इन्हें यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाता है और कहता है वो मॉन्स्टर इसी के अंदर गया था। ये लोग अब बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और इन्हें कुर्सी में कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। व्यापारी अब इन्हें पीछे से धक्का देने लगता है कि वही वो एस्पराइट है, जल्दी उसे बचा लो। ये लोग पास जाकर देखते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉल है। तभी इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये लोग बेसमेंट में जा गिरते हैं। असल में ये सब एक जाल था और वो व्यापारी भी एक मिट्टी बनकर पिघल जाता है। तभी अंधेरे में से दो लोग बाहर निकल कर आते हैं और जनका समझ जाता है कि ये जाल इन रेडर्स ने बिछाया है और इन लोगों को रूडो चाहिए। ग्रीस रूडो को बताता है कि रेडर्स गुंडे लोगों का एक ग्रुप है जो शुरू में कुछ छोटी मोटी चोरियां किया करते थे, लेकिन आजकल ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें करते हैं। दिक्कत की बात यह है कि रेडर्स में सभी लोगों के पास पावर होते हैं, यानी कि ये लोग भी गिवर्स होते हैं। ग्रीस बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो और वो रूडो को प्रोटेक्ट करेगा और रेडर्स को जनका संभाल लेगा। और अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। रूडो कहता है कि वो भी उन गुंडों से लड़ सकता है, तो ग्रीस बताता है कि ये उन किडनैपर जैसे नहीं है, ये बहुत पावरफुल होते हैं, इन्हें बस यहाँ से भागने पर फोकस करना चाहिए। इधर जनका पूछता है कि तुम सब उस स्प्राइट के पीछे क्यों पड़े हुए हो, ऊपर से आए लोग इतनी ज्यादा कीमत में बिकते हैं क्या? एक रेडर कहती है कि हम उसे बेचना नहीं चाहते हैं, बल्कि ऊपर की दुनिया के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और इस बारे में रूडो से ज्यादा कौन ही बता पाएगा, जैसे कि वो बॉर्डर पार करने के बाद भी जिंदा कैसे बच गया। जनका सोचता है कि अब ये बॉर्डर क्या चीज है। खैर, अब ये सारा जाल रूडो को पकड़ने के लिए बनाया गया था। इसके बाद यहाँ मिट्टी की बनी कुछ डॉल्स आ जाती हैं और जनका समझ जाता है कि ये किसी रेडर की पावर है और उसी ने फ्लोर को गायब करके उन्हें नीचे गिराया है। और वो व्यापारी भी एक मिट्टी से बनी डॉल थी। जनका का कहना है कि वो इन मिट्टी के बने डॉल से आराम से निपट लेगा, लेकिन इस डॉल्स में एक असली रेडर भी छुपा हुआ था जो जनका को जोरदार मुक्का मार देता है। वो रेडर कहती है कि जनका को इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वो इनके सामने जरूर हार जाएगा, क्योंकि वो अब तक ट्रेस मॉन्स्टर से ही लड़ते आए हैं। खैर, वो रेडर मिट्टी के पुतलों में छुप के जनका पर अटैक कर रहा था, जिससे कि जनका की पिटाई लग जाती है। उस रेडर ने ग्राउंड की जगह को भी मिट्टी में बदल दिया था। इन्हें बस जनका को मारना है, इसके बाद वो बाकी सभी लोगों को आसानी से मारकर रूडो को ले जाएंगे। जनका अब कहता है कि थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो, अब वो सब कुछ समझ गया है। ये फीमेल रेडर अपनी कुदाली से मिट्टी को कंट्रोल करती है और जो दूसरा रेडर है वो बस मुक्के मारने के लिए है। उसने बड़ी बड़ी चप्पल पहनी हुई है ताकि वो मिट्टी के अंदर फिसल न जाए, जो सुनकर वो रेडर गुस्सा हो जाती है। जनका उससे कहता है कि भले उसे इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसे इसका वजन और स्मेल तक पता है और इसे सीखने के लिए उसने दिन रात मेहनत की है। जनका अब अपनी छड़ी को जमीन पर मारता है और उसमें से हो रही वाइब्रेशन से उसे पता लग जाता है कि कौन सी डॉल नकली है और कौन सी डॉल में वो आदमी छुपा हुआ है, और वो सीधा उस आदमी और औरत के मुंह पर अटैक करता है और वो एक ही बार में उन दोनों को सुला देता है, जिससे कि वो सारी मिट्टी की डॉल्स पिघल जाती है। जनका कहता है कि ये लोग बस एक ही अटैक में निपट गए। तभी ऊपर से आवाज आती है कि तुम भी एक ही अटैक में निपट जाओगे, और हम उसके पीछे उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो कि रूडो को ढूंढ रहा है। अब तक हमने देखा कि रूडो और बाकी सब एक बेसमेंट में फंस जाते हैं। जनका दो रेडर से लड़ने लगता है और बाकी सब यहाँ से बाहर
निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन्हें यहाँ एक एग्जिट डोर मिलता है जिसमें से सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। ग्रीस अब 3 सपोर्टर्स को ऊपर जाके सिग्नल भेजने को कहता है ताकि बैकअप यहाँ आ सके और वो खुद जंका के पास जा रहा है। तभी इन्हें यहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है। ग्रीस को लगता है कि जरूर ये जंका होगा और उसने रेडर्स को हरा दिया है, लेकिन ये लड़का तो जंका नहीं था। और वो लड़का रूडो की तरफ देखकर कहता है इसके सफेद बाल है, मतलब यही वो ऊपर से टपका हुआ गिवर है। और ऐसा कहकर वो दीवार पर चिपक जाता है जिससे कि ग्रीस समझ जाता है कि ये लड़का एक रेडर है। खैर, इसका नाम है जैबर और ये बाहर जाने के रास्ते को तबाह कर देता है। ग्रीस उससे कहता है कि रूडो क्लीनर्स का एक हिस्सा है और उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा। जैबर कहता है कि मैं पहले ही काफी लेट हो चुका हूँ और मैं रास्ता भटक गया था। ग्रीस पूछता है कि उसने जंका के साथ क्या किया, पर जैबर उसे इग्नोर करते हुए रूडो से बात करता है कि कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। वो मास्क भी निकाल कर फेंक देता है क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेस मॉन्स्टर्स नहीं है। रूडो उससे पूछता है कि उसने जंका के साथ क्या किया, तो जैबर कहता है कि जो दुश्मन स्ट्रांग होते हैं उन्हें वे जान से नहीं मारता, तो मैंने बस उसे जहर दिया है, इससे वो अभी तक तो जिंदा है। इसके बाद जाबर अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसके हाथ में लोहे के पंजे आ जाते हैं। ये रूडो से कहता है कि अगर चुपचाप मेरे साथ चलोगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तभी ग्रीस और फॉलो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन दोनों के मुंह पर लात मार देता है। वो फॉलो की तरफ देखकर कहता है कि तुम काबिल हो, लेकिन ग्रीस नहीं। ग्रीस खड़ा होकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी टीम को प्रोटेक्ट करूंगा। जैबर कहता है कि मैंने सुना थी कि क्लीनर्स में सपोर्टर्स नाम के फालतू कमजोर लोग भी होते हैं, तो एक फालतू किसी को क्या ही बचाएगा। रूडो ग्रीस से कहता है कि तुम मुझसे नहीं लड़ सकते तो सामने से हट जाओ, तो जैबर कहता है कि बुरा मत मानना, लेकिन ये तो पहले ही मर चुका है। और रूडो देखता है कि जैबर ने अपने पंजे क्रिस के अंदर घुसा दिए थे। क्रिस का तालिस्मान निकल कर बाहर आ जाता है। रूडो उसे पकड़ता है और ग्रीस की जगह उसे रेक्टो दिखाई देने लगता है, जिसके बाद हम लोग रूडो का एक फ्लैशबैक देखते हैं। रेक्टो देखता है कि रूडो एक दीवार पर अपना सिर मार रहा था और वो उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। अब तो उसके हाथों का दर्द भी शांत हो गया है, तो फिर उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो रूडो बोलता है कि कुछ भी नहीं, वो बस गुस्से में है और उसे भी नहीं पता कि क्यों। रेक्टो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फेंक दिया होगा और ये भी कि तुम बेकार हो, किसी कचरे की तरह। रेक्टो रूडो से कहता है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, वहाँ रूडो को जरूर कोई चीज मिलेगी जिसमें रूडो का इंटरेस्ट होगा। आज हम ढेर सारी चीजें देखेंगे कि तुम्हें क्या क्या पसंद आता है और तुम्हारा ये खाली कमरा जल्द ही ऐसी चीजों से भर जाएंगी जो तुम्हें पसंद होंगी। रेक्टो अब रूडो को बाहर ले जाता है। ये बुक्स देखते हैं, स्पोर्ट्स ट्राई करते हैं, कुकिंग भी ट्राई करते हैं, लेकिन किसी काम में भी रूडो को उतना मजा नहीं आ रहा था। लेकिन तभी रूडो देखता है कि दीवार के उस तरफ एक आदमी कचरा फेंक कर जा रहा था। रूडो तुरंत भागकर उस तरफ जाता है और उस कचरे में से डॉल निकाल लेता है और उसे देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है कि ये बस थोड़ा सा ही टूटा है, कोई इसे फेंक कैसे सकता है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। रेक्टो ये देखकर बोलता है कि तुम उन चीजों की कीमत भी देख सकते हो जिन्हें लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है। रूडो ने वो तालिस्मान पकड़ लिया था और वो उसको अपनी पावर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ग्रीस जो अभी जिंदा है वो ये देखकर बोलता है कि अब समझ आया कि रूडो पहले अपनी पावर क्यों नहीं यूज कर पा रहा था। रूडो की पावर ये नहीं है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना देता है, बल्कि ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की असली वैल्यू को समझता है। रूडो उस तालिस्मान को ट्रांसफॉर्म कर काफी बड़ा कर देता है, जो देखकर जैबर खुश हो जाता है कि तुम्हारी पावर तो कमाल की है। रूडो अब मन में कहता है कि ग्रीस की वजह से उसे याद आ गया है कि वो हमेशा से क्या करना चाहता था, और अगर ग्रीस नहीं होता तो रूडो अभी कुछ नहीं कर पाता। रूडो जैबर से कहता है कि वो उसे हरा देगा। जैबर कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लोग काफी पसंद है, मेरा नाम जैबर वंगर है, चलो एक दूसरे को चीर कर रख देते हैं। और इतना कहकर वो रूडो पर अटैक कर देता है। वही इधर ग्रीस का खून बह रहा था और फॉलो को चिंता हो रही थी। ग्रीस रूडो की तरफ देखकर कहता है कि पिछली फाइट में वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन अब उसका दिमाग क्लियर है। इधर जैबर कहता है कि लेकिन तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, बस एक जगह ही खड़े हो। जिस पर रूडो कहता है कि दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। जैबर अब तेजी से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन रूडो किसी तरह उससे बच गया था। वो फिर से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक रूडो को लग ही नहीं रहा था। वो पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो रूडो बताता है कि ग्रीस इस तालिस्मान से प्रे किया करता था कि वो सबकी प्रोटेक्शन करे और किसी को भी चोट ना आए, तो ये तालिस्मान रूडो को भी अटैक नहीं लगने दे रहा। जैबर कहता है कि मेरे अटैक तुम्हें नहीं लग रहे तो क्या हुआ, ऐसे तो तुम भी मुझे नहीं मार पाओगे।
रूडो कहता है कि मैं तुम्हारे अटैक से बच नहीं रहा था, बल्कि तुम ही मेरे सामने से हट जा रहे थे। जबर फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तालिस्मान रूडो को बचाने के लिए उसे स्लो कर देता है। रूडो तालिस्मान का इस्तेमाल अटैक करने के लिए नहीं कर सकता, तो क्या हुआ, वो अपने मुक्के से तो जैबर को मार ही सकता है, और वो जैबर को मुक्का मार के दूर कर देता है। जैबर को उसकी पावर मजेदार लगती है और वो चुपके से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान फिर से उसे रोक देता है और रूडो उसे फिर से एक मुक्का मार देता है। जैबर अब इस जगह तोड़ फोड़ करने लगता है और यहाँ के खंबे को काट देता है। वो धूल में छुपकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान फिर भी उसे पकड़ लेता है। जैबर अब तेजी से चारों तरफ भागने लगता है, मगर उसका कोई भी अटैक तालिस्मान की नजरों से नहीं बच पा रहा था और वो बार बार रूडो से पिट रहा था। लेकिन इतनी पिटाई होने के बाद भी जैबर हंसता रहता है। रूडो उसे हार मानने को कहता है, लेकिन जैबर कहता है कि बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी पिटाई हुई है, पर मैंने एक चीज नोटिस की है कि तुम्हारा ये तालिस्मान तुम पर होने वाले अटैक को पहचान कर उन्हें तुमसे दूर कर देता है। जब मैंने तुम्हारी तरफ पत्थर फेंके थे तब तालिस्मान कुछ नहीं कर रहा था, यानी वो रूडो को सिर्फ उन चीजों से ही बचाता है जिसके मन में खतरे की भावना हो। इसके बाद वो अपने पंजे दिखाता है, जो कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, और इसका नाम है मनकीरा। राइट हैंड वाले पंजों में जहर होता है, और इतना कहकर वो अपने अंदर ही पंजे घुसा लेता है और हंसते हुए रूडो से कहता है कि अब वो अपना कंट्रोल खो देगा और पागलों की तरह इधर उधर भागता रहेगा। तो क्या तब भी तुम्हारा तालिस्मान मुझे खतरा मानेगा? और अब जहर की वजह से जैबर बेहोश हो जाता है और फिर अचानक ही जागकर अपने पीछे की दीवार को पंजों से काट देता है, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब तक हमने देखा कि रूडो और जैबर की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जैबर रूडो को छू तक नहीं पा रहा था, क्योंकि रूडो का तालिस्मान उसे हर जिंदा चीज से प्रोटेक्ट कर रहा था। तो जैबर अपना जहरीला पंजा अपने ही शरीर में घुसा लेता है कि जब वो होश में ही नहीं रहेगा तो तालिस्मान उसे खतरा भी नहीं मानेगा। अब जैबर जोर से चिल्लाने लगता है और पागलों की तरह रूडो पर अटैक कर देता है। रूडो हैरान हो जाता है कि ये होश में नहीं है, फिर भी ये कितना स्ट्रांग है, और रूडो को यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, वरना इस लड़ाई में ग्रिस और फोलो को भी चोट आ सकती है। लेकिन तभी जैबर उसके सामने से आकर उस पर अटैक कर देता है, और इस बार तालिस्मान उसे नहीं टोकता। रूडो किसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन जैबर फिर से चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है। रूडो को यकीन नहीं होता कि जैबर ने तालिस्मान से बचने का रास्ता इतनी जल्दी ढूंढ लिया। उसे जरूर लड़ाई में काफी एक्सपीरियंस होगा, और ऐसे लोगों को माचोचिस्ट कहा जाता है। तभी उसे अपने बचपन की याद आती है, जब कुछ बच्चे उसे पीट रहे थे। वो कहते हैं, क्या हुआ, तुम पलट कर वार नहीं कर रहे? पिटने में मजा आता है क्या? लगता है तुम माचोचिस्ट हो। रूडो अब घर जाकर रेक्टो से पूछता है कि ये माचोचिस्ट क्या होता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जैबर फिर से रूडो पर हमला कर देता है, और रूडो किसी तरह अपनी जान बचा रहा था, क्योंकि जैबर पहले से तेज और खतरनाक हो गया था। वो अपना पंजा रूडो के मुंह पर मारने ही वाला था, लेकिन तभी एक डंडा उसके ऊपर आकर लगता है। ये डंडा जनका का था, और तभी जनका यहाँ पर आ जाता है, और जनका कहता है कि मुझे तो ठीक से हराया नहीं और यहाँ इस बच्चे के साथ खेलने आ गए। वो अब रूडो से कहता है कि मुझे भी अब इस कमीने से हिसाब बराबर करना है। रूडो कहता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। तो जनका कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक, और लगता है कि तुम अपनी पावर यूज करना सीख गए। तो रूडो कहता है कि हाँ, लेकिन ये पावर अब जैबर को रोक नहीं पा रही। जनका कहता है कि वो काफी समय से इनकी फाइट देख रहा था, और तालिस्मान तभी रिएक्ट करता है जब सामने वाले के मन में उसे चोट पहुंचाने की भावना हो। लेकिन अब उसका तालिस्मान बेकार हो गया है, और पॉइजन की वजह से जनका भी अब ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता। तभी जनका कहता है कि वो अब एक चीज ट्राई करना चाहता है, और वो अब रूडो को मार कर देखेगा कि उससे तालिस्मान रिएक्ट करता है कि नहीं, और हो सकता है कि वो जनका को टेलीपोर्ट करके जैबर के पास भेज दे। लेकिन अगर जनका का ये प्लान फेल हुआ तो रूडो के सर पर डंडा पड़ जाएगा। जैबर अब फिर से उठने लगता है और रूडो पर अटैक कर देता है। जनका रूडो से कहता है कि ध्यान रखना कि उसके पंजे तुम्हें छू भी ना पाए, उसकी एक खरोच भी तुम्हारे शरीर को कमजोर कर सकती है। जनका अब अपने डंडे से रूडो को मारने लगता है, जिससे कि तालिस्मान एक्टिवेट हो जाता है, और वो उसे जैबर की तरफ ढकेल देता है, जिससे कि जनका जैबर के मुंह पर वो डंडा मार देता है और उसे दूर फेंक देता है। जनका को यकीन नहीं होता कि उसका ये आइडिया काम कर गया, और रूडो सोचता है कि मतलब तुम सच में मुझे डंडा मारना चाह रहे थे। जनका कहता है कि अरे मैं तो बस टेस्ट कर रहा था, लेकिन अब हम मिलकर जरूर इस जैबर को हरा देंगे। जैबर फिर से इनकी तरफ आने लगता है, और जनका रूडो पर डंडा मारने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान उसे दूर धकेल देता है,
और वो फिर से जैबर को कूट देता है और अब इस टीम अप का यूज करके जन का बुरी तरह से जैबर की धुलाई करने लगता है। अब इसी दौरान जैबर को होश आ जाता है। जन का उसके सिर पर डंडा मारकर उसे नीचे गिरा देता है और खुद भी जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर अब पूरी तरह से थक गया था। इधर रूडो का तालिस्मान भी टूट कर गिरने लगता है और राख बन जाता है। रूडो कहता है कि ऐसा क्यों हुआ। जन का सोचता है कि इसके बना इंस्ट्रूमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकते क्या, या फिर बात कुछ और है। रूडो को काफी बुरा लग रहा था कि ग्रीस का तालिस्मान उसने खत्म कर दिया। तभी रूडो को कुछ होता है और वो जमीन पर गिर जाता है और जनका उसकी पीठ पर पंजे का निशान देख लेता है और उसे समझ नहीं आया कि जैबर ने उसे पंजा कब मार दिया। इधर जैबर को भी होश आ गया था और वो कहता है कि पता नहीं मैंने बेहोशी में क्या किया, मगर कुछ अच्छा ही किया होगा। जनका को यकीन नहीं होता कि इतनी मार खाने के बाद भी जैबर चल फिर कैसे पा रहा है। जैबर बताता है कि उसके लेफ्ट वाले पंजे उसके शरीर के दर्द गायब कर देते हैं और राइट वाले पंजों में पॉइजन होता है जो कि उसने जनका के अंदर डाला था, लेकिन उसका खुद का शरीर इस पॉइजन से इम्यून हो गया है। तो जैबर पर इसका असर सिर्फ 10 मिनट तक ही रहता है, वही जनका पर इसका असर 30 मिनट तक रहेगा और वो उसे फिर से स्टेप कर देता है कि आखिर 30 मिनट तक जनका कुछ ना कर सके। इसके बाद वो रूडो के पास जाता है जिसका कि शरीर पैरालाइज्ड हो गया था और वो कहता है कि अगर मैंने ये मिशन पूरा नहीं किया तो मुझे काफी डांट पड़ेगी, और वो रूडो को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है और जनका उसे देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। जैबर सोचता है कि उसके बाकी दो साथियों को तो वो भूल ही गया, पर उनकी किसे पड़ी है, कोई उन्हें आकर उठा ही लेगा। रूडो मन में कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा है और उसकी वजह से क्रिस और बाकी लोग खतरे में हैं। जैबर अब उसी छेद के पास जाता है जिसमें से सब नीचे गिरे थे और छलांग मारकर बेसमेंट से बाहर निकल आता है, मगर वो देखता है कि यहाँ की दीवारें तो किसी ने तोड़ दी हैं। बाजू में उसे रियो भी दिखाई देती है, लेकिन तभी एंजिन यहाँ आकर जैबर के पेट में अपना छाता घुसेड़ देता है। एंजिन बाकी क्लीनर्स के साथ यहाँ रूडो को बचाने आ गया था और बोलता है कि क्या गंद मचा रखी है, चलो थोड़ी सफाई करते हैं। वो आगे कहता है कि हमारे साथियों को तुमने बेसमेंट में फंसा दिया ताकि वो किसी को कॉल ना कर सके, कितनी घटिया हरकत है। वो तो तुम ही बाहर निकल आई थी और उसने पास के टाउन में जाकर हमें कॉल कर दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। टॉमी कहती है कि ग्रीस और बाकी सब अब भी बेसमेंट में ही होंगे, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। एंजिन कहता है कि चिंता मत करो, वो उतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है, कुछ लोगों को लेकर जाओ और उन्हें बाहर निकालो। जैबर अब चिल्लाता है कि अरे तुम सब तो बहुत तगड़े लग रहे हो और मैं बेचारा दुखी और टूटा फूटा, तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई कचरा हूँ। एंजन कहता है कि रूडो तुम इतने टाइम से इस पगलेट से लड़ रहे थे, मुझे तो तुम पर तरस आ गया। हम लोग अब देखते हैं कि इधर रूडो तो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। रियो कहती है कि अच्छा हुआ रूडो को ज्यादा चोट नहीं आई। वहीं डेलमन नाम का एक क्लीनर बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि उसने हमारे टीम मेंबर्स को चोट पहुंचाई, मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरा क्लीनर उसे थोड़ा शांत रहने को कहता है। इधर एंजिन जैबर से कहता है कि वैसे तो हमें तुमसे बहुत सारे सवाल करने हैं, पर तुम्हें क्या लगा तुम हम पर अटैक करोगे और सही सलामत वापस चले जाओगे। जैबर अब कहता है कि अरे बाबा तुम मुझे अब जेल में डाल दोगे क्या, फिर तो मुझे वहां से भागने का प्लान सोचना पड़ेगा। पर मुझे भी मिशन मिला हुआ है कि मुझे अभी रूडो को अपने साथ लेकर जाना है। वैसे तो मैं भी यहाँ से अभी दुम दमाकर भागना चाहता हूँ, लेकिन पापी पेट का सवाल है, मिशन तो पूरा करना पड़ेगा। बिना मिशन कंप्लीट किए वो नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही वो मर क्यों ना जाए। और अब वो अपने पंजे बाहर निकालकर इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है। इस लड़की का नाम कुटोनी था, जो कि कहती है कि जैबर टाइम खत्म हुआ, वापस चलो, मगर जैबर उसे मना करता है कि उसे रूडो को साथ ले जाना ही होगा। कुटोनी फिर से कहती है कि टाइम खत्म हुआ और मून स्क्वाड भी इधर आने वाली है। एंजन सोचता है कि ये लड़की आखिर आई कहां से। इधर जैबर वापस जाने को तैयार नहीं था। कुटोनी कहती है कि बॉस के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी और ये सुनकर जैबर को कुछ हो जाता है और वो बाकी लोगों से कहता है कि सॉरी यार मुझे जाना पड़ेगा। रियो देखती है कि उनके पीछे वाली दीवार में किसी तरह का छेद हो रहा था। जैबर अब रूडो से कहता है कि तुम्हारे साथ आज बहुत मजा आया, तुम ऊपर से आए हो फिर भी काफी दमदार हो। रूडो अब कहता है कि रुक कमीने, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, तुमने जो ग्रीस के साथ किया उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। जैबर ये सुनकर खुश हो जाता है कि तुम तो काफी बहादुर हो, लेकिन तभी उसकी नजर रूडो के हाथ पर जाती है और वो उस ग्लव्स को पहचान लेता है कि इस सीरीज की सामान तुम्हारे पास भी है, कितना इत्तेफाक का बात है। बॉस को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अगली बार मैं पूरी तैयारी से आऊंगा और तब तक तुम अपने ग्लव्स का ख्याल रखना। और इतना कहकर कुटोनी और जैबर उस पोर्टल जैसे गड्ढे में चले जाते हैं और वो अपने आप यहाँ से बंद होकर गायब भी हो जाता है, यानी कि वो चीज किसी पोर्टल जैसी ही थी।
बाकी क्लीनर्स अब ये देखकर हैरान हो गए हैं कि वो दोनों तो गायब हो गए। वही अब रूडो सोचता है कि ये किस सीरीज की बात कर रहा था। खैर अब जनका और बाकी लोगों को बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। रूडो क्रिस के पास जाकर उससे माफी मांगता है कि उसने उसका तालिस्मान तोड़ दिया। ग्रिस कहता है कि वो चीज उसे बहुत प्यारी थी, पर उसे खुशी है कि वो रूडो के कुछ काम आ सकी और आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।